प्लीज कंफर्म कर दें। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, thank you very much for attending this class. You are welcome in this new class today. Uh, Today we will discuss about the accounting information system. That what is an accounting system? Accounting information system. Do you know what is accounting information system? Before answering this question, that what is accounting information system, we must know that what is accounting. Accounting है क्या चीज? Basically, accounting is the, as you know, the art and science of the accounting, art and science of the accounting information, the uh, transaction, generalizing the different business events, transactions, and processing these, converting into the information. एंड दिस प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि जिसमें एक इवेंट अकर करता है, कोई ट्रांजैक्शन अकर करती है, उसके इवेंट के बाद फिर में आप फर्दर इसको आप मुख्तलिफ स्टेजेस से अकाउंटिंग साइकिल से गुजारने के बाद इसको आप एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन की सूरत में लेके आते हो। वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती हैं? दो इंफॉर्मेशन आर दी कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड नंबर वन बैलेंस शीट, number two income statement, and number three statement of cash flow. And other information, financial statement is also used, that is called statement of retained earnings. तो ये जो बुनियादी तौर पर ये चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हम नॉर्मली तीन को डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी? नंबर वन बैलेंस शीट, नंबर टू इनकम स्टेटमेंट, एंड नंबर थ्री स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। As you know, the main purpose of balance sheet is to show the financial position of the firm, कि एक कंपनी जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, उसके जिम्मे कितनी लायबिलिटीज हैं, ये तमाम चीजें वो डिस्कस करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट। नंबर टू, दूसरी जो स्टेटमेंट है उसे हम कहते हैं जी इनकम स्टेटमेंट। इसको ये एक इंग्लिश में ये जो टर्म है यूएसए में यूज की जाती है जी इनकम स्टेटमेंट, जबकि यूके में यूज की जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको कहा जाता है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं जी इनकम स्टेटमेंट। इसका मेन मकसद ये होता है कि विद इन स्पेसिफिक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स, वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जाती हैं एक इनकम स्टेटमेंट के अंदर। कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने एक साल जो इसका मैक्सिमम अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंदर कितनी सेल्स की, कितने उसने एक्सपेंडिचर किए। अच्छा, ये तमाम सेल्स और एक्सपेंडिचर या जितने भी रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर थे उनको तमाम को कैटेगराइज करके हम उसमें लिख देते हैं, और आखिरकार में उसकी जो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से फर्दर एक्सपेंडिचर को आउट करते हैं, माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है
नेट इनकम। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाती है जी इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, हमारे पास है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या चीज है? तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से मुराद ये है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपकी तमाम कैश फ्लोज को जाहिर करती है। वो कैश फ्लोज कौन से हैं? आप नोट कर लें प्लीज। नंबर वन, अब बच्चों याद रखें, जब भी आपको ये लेक्चर प्रिपेयर करें तो अपने पास लाजमी तौर पे बुक्स रख लें, साथ में अपने जो कॉपीज हैं, कॉपी पेंसिल्स को भी रख लिया करें, ताकि आपको पता चले कि कोई चीज़ नोट करनी पड़े तो कर लें आप। तो सबसे पहले आप नोट करें जी, द कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। ये तीन तरह के कैश फ्लोज उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये किसी कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं, जो कैश फ्लोज इनकम सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से अराइज होते हैं। नंबर टू, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये किसी कंपनी में जो कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। नंबर थ्री, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से मुराद ये है कि कंपनी को ऑपरेट करने के लिए या कंपनी को एग्जिस्ट करने के लिए जो फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड थी। फर्ज करें जी हमने कोई एसेट परचेज करना है, तो उस एसेट को परचेज करने के लिए हमने फाइनेंसिंग कहाँ से हासिल की? फॉर एग्जाम्पल हमने डेट हासिल किया या हमने इक्विटी इशू की। अच्छा, अगर हम डेट की बात करें तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द डेट फॉर अ कंपनी। नंबर वन, debt from issuance of bonds to the general public, and number two, uh, debt from the banks, कि कंपनी जो है वो बैंक्स की मदद से लोन हासिल करे। तो ये तमाम तो सोर्सेज हो गए इसके, फाइनेंसिंग सोर्सेज हो गए। फिर इसी तरीके से ये हम फर्दर डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते, जैसा आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है। अच्छा, अब ये तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर वन इनकम स्टेटमेंट, नंबर टू बैलेंस शीट, नंबर थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमारे जितने भी कह लें कि स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। वो स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? पहले तो आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय अ स्टेक होल्डर, कि स्टेक होल्डर से क्या मुराद है। तो स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि एनी पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ स्टेक होल्डर। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आपने मुझे रिप्लाई देना है इन द टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, मैं आपको साथ पूछ फर्स्ट हैं जी, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? कोई जी क्या बता सकते हैं आप? व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स? ये मुझे आप चैट में लिख के भेज दें। बच्चे अभी तो मैं इसके पेज के ऊपर उस तरीके से नहीं गया। अभी आपको मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इससे पहले कि आपको ना इस जनरल सिनेरियो की समझ में आ जाए कि व्हाट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कौन सी हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है जी। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने बताया कि इन्वेस्टर्स आर स्टेक होल्डर्स। जी इकरा, बहुत अच्छा आपने बताया। इसके अलावा कोई और बताएं जी, शायद जस्ट नाम लिखते हैं जी कि कौन कौन से हो सकते हैं। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी कि एनी पर्सन, एनी पार्टी दैट हैज एनी इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसका किसी भी फर्म या बिजनेस के अंदर स्टेक या इंटरेस्ट मौजूद है, उसे हम स्टेक होल्डर कहते हैं। ओके, क्रेडिटर्स, ठीक है जी, क्रेडिटर्स भी हैं। बैंक्स हो गए, ठीक है।
ठीक है जी, बैंक्स भी हैं। जी चलें, शाबाश, आपने कस्टमर्स, बिल्कुल कस्टमर्स भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, एम्प्लॉयज भी बिल्कुल हो सकते हैं जी। बिल्कुल, एम्प्लॉयज भी स्टेक होल्डर हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने बच्चों दोस्त बताया कि दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द फर्म। अच्छा, अब what are why these financial statements and accounting information are required to these stakeholders, कि इन स्टेक होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड है? जी, प्लीज मुझे ये बताएं कि why these statements are required to the stakeholders। क्या रीजंस हैं कि इन लोगों को ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये किस लिए रिक्वायर्ड है? इकरा नहीं, ये जो आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना। स्टार्टिंग पॉइंट है हमें, जो अभी हमने जो जिस मेन पॉइंट पे जाना है वो यहीं पे है बेसिकली, कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पे ही हम जाएंगे। लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिजनेस ओवरव्यू के लिए ये कहाँ स्टैंड करते हैं? ठीक है, फॉर चेकिंग द बिजनेस पोजीशन, ये बिजनेस में क्या हो रहा है? ठीक है जी, कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन, चेक। ठीक है जी। जी बच्चा, बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज फ्रॉम सॉरी दीज स्टेटमेंट्स, नंबर वन, बैलेंस शीट के बारे में बताऊं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वांट टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसा कि आप देखते हैं कि जी बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर वन, आपके एसेट्स होते हैं, एंड नंबर टू, लाइबिलिटीज होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी के पास, बल्कि हम इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट करेंगे जी, आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके पास 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जबकि आपके दोस्त के पास जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। तो हम किसको कहेंगे कि कौन सा जो है वो अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में है? यकीनन जिसके पास 10 लाख रुपए हैं उसके पास ज्यादा बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन है, और जिसके पास 1 लाख रुपए है हम ये कहेंगे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं। हम एज्यूम ये करते हैं कि जी एक पार्टी है, जिस पार्टी ए या कंपनी ए, उसके पास जो है वो लाइबिलिटीज है जी 5 लाख रुपीज। आप किसी, इसको आप इंडिविजुअल का भी नाम ले लें, कि आपके एक दोस्त है मिस्टर ए, जिनके ऊपर 5 लाख रुपए का लोन है। दूसरे दोस्त हैं, उनके पास जो उनकी लाइबिलिटी है वो जीरो, जीरो लोन, उनके ऊपर कोई लोन नहीं है। तो इस आप ये क्या कह सकते हैं कि इनमें से किसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है? आया जिसके ऊपर 5 लाख रुपया लोन है, या जिसके ऊपर नो लोन? यकीनन जिसके ऊपर नो लोन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है। अच्छा, तो इस तरीके से हमने ये किया कि ये फाइनेंशियल पोजीशन, उसको हमने चेक किया थ्रू बैलेंस शीट, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसको हम चेक करेंगे थ्रू फाइनेंशियल स्टेट सॉरी इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि जो आपकी बैलेंस शीट है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया कि टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म उसको फाइंड किया जाए। जबकि इनकम स्टेटमेंट जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि टू चेक द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कैसी रही है। तो ये जो हम फाइंड करेंगे, इसकी बेस पर हमने क्या करना है जी, ये जब हमें पता चल गया फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, और उसके बाद फिर तीसरी जो हमने स्टेटमेंट की बात की थी, उसकी तीसरी स्टेटमेंट का क्या नाम है? जी, व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड स्टेटमेंट? नहीं, पहली इनकम स्टेटमेंट, दूसरी बैलेंस शीट, और तीसरी कौन सी है? जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने कौन कौन से कैश फ्लोज की बात की है? जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन अब इसमें कौन कौन से कैश फ्लोज इन्वॉल्व होते हैं? वो 3 टाइप्स हो गए, ठीक है।
ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, बस एक एक नाम लिख दिया करे, बस एक किसी ने लिख दिया तो काफी है। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अच्छा इसको आप पूरा नाम लिख दिया करें कि कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर टू कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड नंबर थ्री कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, ये आपने बहुत अच्छी बात लिख दी है, शाबाश, आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है और फिजिकली भी प्रिपेयर है। आई अप्रिशिएट यू। अच्छा, तो बात ये है कि जी ये तीन स्टेटमेंट हमें पता चल गई। अब ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं इनकी मदद से हमने ये मालूम करना है कि जी ओवरऑल कंपनी की क्या सिचुएशन चल रही है। अब अब हमने बात की पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की, और उसके बाद फिर हमने ये बात की है कि हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, वो भी आपने बता दिए। अब what is the relationship between these stakeholders and these information provided to these stakeholders, कि इन स्टेक होल्डर्स और ये जो आपके फाइनेंशियल जो हैं स्टेटमेंट्स हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है। बेटा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स यूज करते हैं। These financial statements are used by these stakeholders and they make the economic decisions on the basis of data, facts and figures। कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ये अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हासिल होती हैं इनको यूज करते हैं, और उनको यूटिलाइज करने के बाद फर्दर में इनको इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में यूटिलाइज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी हो गया जी, सबसे पहले जो स्टेक होल्डर है दैट इज द कंपनी मैनेजमेंट। ये कंपनी मैनेजमेंट जो है वो इसकी स्टेक होल्डर है, इंटरनल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो उस कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालती है, गुज़िश्ता 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाली, और उसमें ये देखा कि जी गुज़िश्ता 5 साल में हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। आई मीन कि हमारी इनकम, हमारी एक्सपेंडिचर, डिफरेंट एक्सपेंसेस वो कैसे जा रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल्स में इजाफा हो रहा है या सेल में कमी हो रही है। इसी तरीके से हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें इजाफा हो रहा है या उसमें कमी हो रही है। बस अभी नमाज थोड़ी देर हुए, नमाज की ब्रेक कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला, उसके बाद फिर हम, लेकिन अभी नहीं, तकरीबन 7 बजे हम इसकी नमाज की ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 7 होगी नमाज की ब्रेक होगी 15 मिनट की। ठीक है, तो बाकी बेटा सिर्फ ना रेलेवेंट क्वेश्चन वो मुझसे यहाँ पे सूरत करें। ठीक है, आई होप कि ये आप हमारे लिए बेहतर है। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं आप वहाँ पे लिख दिया करें, उसका रिस्पॉन्स दे दिया करें। ठीक है। अच्छा, तो हम इस बात पर ये तो कंसर्न हो गए, हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि जी हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनका बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इनका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू मेक रैशनल इकोनॉमिक डिसीजंस, कि डिफरेंट स्टेक होल्डर जो हैं उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि जिनकी मदद से जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने लिए रैशनल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर सकें। अच्छा, अब हम वन बाय वन कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की रैशनल इकोनॉमिक डिसीजन पे भी डिस्कस कर लें। मिसाल के तौर पर हमने बात की थी इंटरनल मैनेजमेंट की। तो इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो ये चाहती है कि हमने, वो ये देखना चाहती है कि हम आइंदा फ्यूचर में अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकें, हम अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे रिड्यूस कर सकें। अच्छा, इसी तरीके से हम अपने टैक्स जो है, टैक्स लाइबिलिटीज उसको किस तरीके से मैनेज कर सकें ताकि जो हम ना तो हम ज्यादा दें, ठीक है, कम तो होने का सवाल ही नहीं होता, ज्यादा ना दें, और यह है कि उसके अलावा हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकें, हम अपने रेवेन्यूज में इजाफा कर सकें और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकें, और अपने मिनिमम जो हमारे जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको द बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। इस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करती है।
अभी आप फर्ज करिए जी, अभी आप अपने पास नोट कर लें कि कंपनी जो एनालिसिस करने के लिए मुख्तलिफ टूल यूज करती है। अभी आप अपने पास नोट कर लें। नंबर वन, कौन कौन से टूल यूज करती है? नंबर वन वो यूज करती है जी, वर्टिकल एनालिसिस। नंबर टू हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। एंड नंबर थ्री रेशियो एनालिसिस। ये इन तमाम चीज़ों को जो है वो कंपनीज यूज करती हैं, और ये तमाम चीज़ें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह की मदद से ही हासिल की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। अच्छा बच्चों, आपकी तरफ अजानें हो रही हैं? अच्छा, नमाज के लिए फिर ब्रेक कर लेते हैं। आई थिंक मुझे भी कुछ अजानों की आवाज़ आना शुरू हो गई है। अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अभी मैं हम नमाज की ब्रेक कर लेते हैं। 6:45 हो गई हैं, तो इसको हम कर लेते हैं जी, 7:05 तक कर लेते हैं। बल्कि मेरे पास तो 7:06 है। अ, 7:10 तक कर देते हैं, क्या ख्याल है? 7:05 तक मैं कोशिश करता हूँ आ जाए। 7:05 तक आ जाए, ठीक है। नमाज की ब्रेक 7:05 तक। सात, अच्छा नहीं, 7:10 ठीक है। भाई लास्ट टाइम 7:10 है, ठीक है। 7:10। ओके डियर स्टूडेंट, 7:10 पर वापस अपने स्कूल में पहुंच जाना है। ओके, अल्लाह हाफिज।
Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the class. Are you listening me? चलें जी। ओके, हम बात ही कर रहे थे। हाँ, कहाँ तक हम पहुंचे थे? जी, हमें लास्ट कहाँ तक बात कंप्लीट की थी? जी, लास्ट हमने कहाँ तक बात की थी? अ, बच्चे ये तो हमने तीन कैश फ्लो स्टेटमेंट की उसमें बात की थी, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि जी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कैसे यूज करते हैं। तो हम बेसिकली कर रहे थे, सॉरी, कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद फिर ये डिस्कस कर रहे थे कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे अपनी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के अंदर इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने इंटरनल मैनेजमेंट की बात कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद फिर हमने बात स्टार्ट करनी थी शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स किस तरीके से इसमें अपनी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स वो पोटेंशियल भी हो सकते हैं कि जो अभी लेना चाहते हैं, या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हों, या आपके जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हों, कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हों, वो उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो बच्चों these all shareholders use this information for their own economic decision making. फॉर एग्जांपल, कि जी इन वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये हमारे के उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस को यूटिलाइज करने के बाद फिर हम ये शेयर होल्डर्स को देते हैं कि आया कंपनी जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, क्या ये कंपनी इतनी वर्थ रखती है कि इसमें शेयर जो है वो उसको होल्ड रखा जाए अगर उसके ऑलरेडी शेयर होल्डर है, या इसको सेल आउट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास शेयर होल्डर्स कुछ शेयर्स मौजूद हैं किसी कंपनी के, तो आप तो यकीनन ये चाहते हैं कि या तो उससे आप कैपिटल गेन हासिल करना चाहते हैं, या फिर उससे आप डिविडेंड हासिल करना चाहते हैं। तो दोनों सूरत में आपने जो डिसीजन करेंगे उसकी फंडामेंटल एनालिसिस की बेस के ऊपर करेंगे। अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस ये सजेस्ट करता है कि जी अब ये कंपनी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है और ये आइंदा मजीद डिविडेंड पे करने की एबिलिटी रखती है, तो आप इसको होल्ड रखोगे और उसको डिविडेंड की पर्पज के लिए यूज करोगे। अच्छा, दूसरी ये होती है कि बाज लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो ये देखते हैं कि जी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही, आइंदा बल्कि डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर्स को सेल आउट कर दिया जाए और किसी ऐसी कंपनी में शेयर्स को परचेज कर लिया जाए कि जो ग्रोथ की तरफ जा रही है, जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, या उनके जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उनके मुताबिक वो फुलफिल उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर दो लफ्ज यूज किए। नंबर वन, डिविडेंड्स, एंड नंबर टू, कैपिटल गेन। डिविडेंड्स क्या चीज है, एंड व्हाट इज मीन बाय कैपिटल गेन? जी, एनी आइडिया टू यू व्हाट इज मीन बाय डिविडेंड एंड व्हाट इज मीन बाय कैपिटल गेन? शाबाश, लिखे मैसेज में कि व्हाट इज कैपिटल गेन एंड व्हाट इज डिविडेंड। जी, डिविडेंड जो तकसीम किया जाता है। अच्छा, ये डिविडेंड क्या चीज तकसीम की जाती है? ये कहाँ से आता है ये डिविडेंड? इसका सोर्स क्या आता है? जी बिल्कुल, क्या नाम है आपका? अशरफ।
रूज आपने भी दुरुस्त बताया। आफ्टर प्रॉफिट ठीक है जी। ये बेसिकली जब कंपनी जो है एनुअल साल के बाद जो है वो ये देखती है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, और उसकी अर्निंग पर शेयर देखी जाती है कि अर्निंग पर शेयर कितनी है। उसके बाद फिर कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ये डिसाइड करते हैं कि आया कंपनी जो है उसका डिविडेंड पे वो कंपनी पे करेगी या नहीं पे करेगी। ठीक है। तो जी बिल्कुल, पर शेयर पे ही मिलता है, तो डिविडेंड पे करने का डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और फिर ये देखा जाता है कि जी फर्स्ट करें हमने कितने परसेंट जो है वो शेयर का डिविडेंड अनाउंस करना है, तो वो फिर इस पे अनाउंस कर देते हैं। अच्छा, कंपनी अब ये होता ही है कि जी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट को शामिल कर दिया जाता है रिटेन अर्निंग्स के अंदर। ठीक है। जिसका हमने जिक्र किया था स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, तो उसमें ऐड कर दिया जाता है। फिर उसमें से कंपनी जो है अपना जितना भी डिविडेंड पे करना होता है वो वहां से पे कर दिया जाता है। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट में से हमारा दो हिस्से हो जाएंगे। नंबर वन डिविडेंड, एंड नंबर टू रिटेन अर्निंग्स। तो डिविडेंड क्या चीज होती है? डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेयर होल्डर्स। And what is the retained earnings? Retained earnings is the part of profit that is retained in the company for future investment purpose. कि कंपनी के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो अमाउंट उसमें सेव कर दी जाती है उससे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो लिहाजा कंपनी के जो शेयर हैं, जो सॉरी जो प्रॉफिट है उसको टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। डिविडेंड तो चला गया शेयर होल्डर्स के पास, और जो आपकी रिटेन अर्निंग है ये कंपनी के अकाउंट में मौजूद रहती है। और इसका मकसद ये होता है कि फर्स्ट थिंग, कंपनी अगर फ्यूचर में किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या अपने किसी मुश्किल हालात में इसको यूटिलाइज करना चाहती है, तो वो यहाँ से पैसा एक्वायर कर लेती है। बाकी हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ये रिटेन जो कंपनी में, जी बिल्कुल मुमताज इंजीनियरिया, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जी रिटेन जो है वो कंपनी में ही रहती हैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने या न्यू प्रोजेक्ट के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि बेसिक पर्पस ये होता है कि इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा सा अगर फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको स्टडी कर लें जी, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को भी स्टडी कर सकते हैं। और जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो इसको सपोर्ट करती है रिटेन अर्निंग्स को, वो है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हेलो जी, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जी कैपिटल गेन का भी मैं बता देता हूँ। पहले तो ये डिविडेंड और इसका रिटेन अर्निंग्स का मैं बता रहा था। तो जी लिख कर बता दें। ये किस चीज़ का नाम समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं आपको इसे लिख के बता देता हूँ, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जी ये मैंने आपको बता दी जी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर, ये थ्योरी जो है ये सपोर्ट करती है इस चीज को। इसको आप पढ़ेंगे तो मजीद आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से हम फर्दर बात करते हैं कि जी कैपिटल गेन के ऊपर आपने क्वेश्चन किया, तो कैपिटल गेन जो है ये होता है कि जी फर्ज करें आपने कंपनी है HBL, HBL का शेयर आपने परचेज किया। फर्ज करेंगे जी इस पर आपने परचेज किया 100 रुपये उसकी प्राइस थी, 100 रुपये प्राइस में आपने परचेज कर लिया। और कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर उसकी प्राइस होगी 150 रुपया। उस वक्त आपने ये डिसाइड कर दिया कि इसको मैं सेल कर देता हूँ। तो जब आपने इसको सेल आउट कर दिया 150 रुपये पे, तो आपकी सेलिंग प्राइस होगी 150।
और परचेज प्राइस होगी 100। तो ये जो बीच में 150 माइनस 100, ये आपका डिफरेंस हो गया 50 रुपीज का। तो इसको हम कहेंगे आपका कैपिटल गेन। ठीक हो गया। अ, अफजाल अली, अभी हम पेज के ऊपर नहीं आए। ठीक है। अच्छा, तो कैपिटल गेन क्लियर हो गया कि सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ठीक है। तो ये जो आपकी जो डिफरेंस है, ये अगर पॉजिटिव में है तो ये आपका कैपिटल गेन पॉजिटिव में होगा, ये कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है। अदरवाइज अगर ये नेगेटिव में है तो ये लॉस है। फर्ज करें आपने शेयर 100 रुपये में खरीदा, लेकिन जब बेचने की बारी आई कुछ ऐसे बात 50 रुपये का हो गया, और फिर आपने ये देखा कि फर्दर इसमें मजीद इसने नीचे ही जाना है, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होनी, तो आप उसको सेल आउट कर देते हो। तो उस वक्त आपने 100 में खरीदी हुई चीज को आपने 50 में सेल आउट कर दिया, तो इट मीन्स कि ये आपका 50 रुपये, फर्स्ट के 50 रुपये पे सेल आउट किया तो 50 पे लॉस हो गया। इट मीन्स कि ये अब आपका कैपिटल गेन नहीं है बल्कि लॉस है। अच्छा जी। तो इस तरीके से हम जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अपने इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसी तरीके से बैंक जो होते हैं वो आपकी, जब फर्स्ट कोई कंपनी है, वो किसी अपने कैपिटल हासिल करने के लिए, अपने किसी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहती है, इसके पास कैपिटल हासिल करना चाहती है, तो वो ये डिसाइड करती है कि जी उसने जाना है बैंक लोन के लिए। जब वो बैंक लोन के लिए जाएगी उसके पास, बैंक के पास, तो यकीनन बैंक ये देखेगा कि आया इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि उसको वो लोन दे सके। तो जब वो लोन देने के लिए फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगी कि आया इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी है कि इसको लोन दिया जा सके, तो उस वक्त में वो लोन देने के लिए सोच सकते हैं। एक मिनट, आपके पास शेयरिंग आई थिंक हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, शेयरिंग आपके पास हो रही है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ। तो ओवरव्यू ये हुआ कि जो हमारी जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, इसका जो बुनियादी मकसद ये होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसकी मदद से रैशनल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करें, और अपने उनके जितने भी जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके अच्छे तरीके से। नंबर वन, डिसीजन मेकिंग, एंड नंबर टू, इम्प्लीमेंटेशन। तो ऐसा डिसीजन मेकिंग की जाए कि जिसमें किसी तरह का उनके पास लॉस ना हो, अपने द बेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, अब हम वापस आते हैं जी। ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो कंपनीज होती हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करती हैं। वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज़ है? सबसे पहले आपकी डेफिनेशन बताता हूँ, नोट कर लें कि व्हाट इज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। An accounting information system is a collection of resources designed to transform data into information. I repeat, an accounting information system is a collection of resources designed to transform data into information. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा जो है सिस्टम होता है कि जिसकी मदद से हमने डिफरेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए हम अपने डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा टू इंफॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है ये कौन करता है जी? ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, या तो ये मैनुअल होगा या फिर कंप्यूटराइज्ड होगा। अच्छा, फर्दर हम ये इसमें देखते हैं कि अगर मैनुअल होगा तो फिर तो ये पुराना जो सिस्टम था जिसमें लेजर्स तैयार किए जाते हैं, और उन लेजर्स को फिर क्लासिफाई किया जाता है, और फिर फर्दर आखिर में जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, उस तमाम अकाउंटिंग साइकिल से गुजरने के बाद फिर हम वो करते हैं, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। जी। एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ गया। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल क्या चीज है? शाबाश, रिप्लाई करें।
व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल? शाबाश, उसमें मैसेज में रिप्लाई करें। अकाउंटिंग साइकिल को ये क्या चीज है? प्रोसेस है? क्या मतलब, थोड़ा सा तीन चार एक अल्फाज में, आइडेंटिफिकेशन, देन एनालिसिस, देन रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन। जी इकरा, आपने बिल्कुल बताया दुरुस्त कि ये एक प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस की जो बुनियाद होती है, सबसे याद रखें, सब नंबर वन इज ट्रांजेक्शन। ठीक है? क्या हम ये कहते हैं एक इकोनॉमिक इवेंट, एक इकोनॉमिक इवेंट एग्जिस्ट करता है, एक इकोनॉमिक इवेंट होता है। उस इकोनॉमिक इवेंट को फिर हम ये देखते हैं कि इसकी नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। उसकी इवेंट की टाइप को समझने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि इसके बारे में जो है मुख्तलिफ जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जी अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक इसको हमने आया डेबिट करना है या क्रेडिट, वो करना है, क्रेडिट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजेक्शन। नंबर टू, जनरलाइजिंग, कि जब हमने इस इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये क्या चीज़ है। ठीक है? और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस में किया जाएगा? वी विल रिकॉर्ड दैट इंफॉर्मेशन, दैट ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। जर्नल में करेंगे ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल एंट्री। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने इमरान, बिस्मा इमरान। ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल एंट्रीज होंगी। जर्नल एंट्रीज के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे जी, लेजर पोस्टिंग करेंगे। ये लेजर में लेजर अकाउंट्स होंगे, उसके अंदर हमने एंट्री करनी है। अच्छा, लेजर अकाउंट्स में एंट्री करने का के बाद हमने फर्दर इसको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। ठीक है? और ट्रायल बैलेंस एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्टिंग, हाँ, नहीं, पहले पोस्टिंग के बाद फिर ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर जो है हम उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज ऐड करते हैं। और उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है? अ, ये लेजर, ये किसने कहा जी, शाजिया, ये जो है ना लेजर, ये लेजर पोस्टिंग होती है बेसिकली। ठीक है? लेजर पोस्टिंग, लेजर मीन्स रजिस्टर होता है। तो लेजर पोस्टिंग से मुराद है कि जी आपने जर्नल एंट्रीज को लेजर के अकाउंट्स में पोस्ट करना होता है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल रखते हैं। जी बिल्कुल जी, पहले स्टेप में जर्नल होती है, जर्नल के बाद जर्नल एंट्री के बाद फिर उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने कशफ। ठीक है? अच्छा, और उसके बाद फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज, और उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देते हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल हो गया। अच्छा, तो ये जो अकाउंटिंग साइकिल है इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे पास आखिर में इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या काम है? उसका काम ये होता है कि जितना भी हमारा जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं उन तमाम को हमने नोट करना है। अच्छा, अब ये इवेंट्स के क्या मुराद है? इवेंट से मुराद ये है आपकी ट्रांजेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ। इवेंट्स आर ट्रांजेक्शन हैविंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अच्छा, इवेंट्स से मुराद ये है, इवेंट्स जो है वो दीज आर दी ट्रांजेक्शन हैविंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, कि जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल जी, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके लिए कैपिटल लेके आए। फर्स्ट करें जी, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आए। वो जो 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आए हैं, ये आपकी पहली जो है वो ट्रांजेक्शन है। उसके बाद फिर आपने फर्स्ट करें ये कहते हैं कि अ, उसमें आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लेते हैं। वो जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे वो भी आपका एक इकोनॉमिक इवेंट है।
और उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक इवेंट क्या जी, फर्स्ट फिर आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, वो भी इकोनॉमिक इवेंट है। आपने एम्प्लॉइज को सैलरीज पे की, वो भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपने सेल्स की, वो भी इकोनॉमिक इवेंट है। आपने कैश में सेल्स की या आपने क्रेडिट में की, दोनों इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने रिकॉर्ड करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें किस में रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास एक यकीनन एक अपना एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहना चाहिए। हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, या आप कह लें कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से तमाम इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो हम इसमें शो करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी है कि वो क्या है। तो नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि ये फर्दर हमने स्टेक होल्डर्स की भी बात ऑलरेडी कर चुके हुए हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। अच्छा, स्टेक होल्डर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपकी इंटरनल शेयर सॉरी इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आपकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। ये आपकी जो मैनेजमेंट होती है, इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट भी शामिल है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी शामिल है, और लो लेवल मैनेजमेंट भी शामिल होती है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, उसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करने वाली मैनेजमेंट है, टेक्टिकल मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल है, और ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड आपकी होती है मैनेजमेंट शामिल होती है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, हमारा इंट्रोडक्शन। एक ये, अब हमारे जी पेज नंबर हमारा है, सॉरी, जी, पेज नंबर 76 पे आ जाएं। The accounting information system envisages the specific requirement of the management of an organization. This system is evolved that by keeping record and developing the periodic reports like financial statements and any other detailed selected information in the systematic manner as needed by the management and the regulatory authorities. जी बिल्कुल। मैनेजमेंट आपकी जो फंडामेंटल जो सिस्टम प्रिंसिपल्स हैं वो ये बताते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि मैनेजमेंट की जो नीड होती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है। ताकि जो डिसीजन मेकर है उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग कर सकें। अच्छा, इसमें ना सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट शामिल है बल्कि रेगुलेटर्स भी शामिल होते हैं। रेगुलेटर से मुराद ये है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जो कि इसको बिजनेसेस को लुक आफ्टर करती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सबसे पहले है SECP। SECP, डू यू नो व्हाट इज मीन बाय SECP? जी प्लीज टेल। SECP, व्हाट इज दिस? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, बिल्कुल जी दुरुस्त बताया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसका मकसद ये होता है कि जी तमाम बिजनेसेस इसी के पास रजिस्टर होते हैं, और इसी के साथ वो इसके अकाउंटिंग रूल्स को ही, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो किया जाता है। उसके अलावा आपकी अकाउंटिंग बॉडीज भी शामिल हैं, जिसमें आई कैप, व्हाट इज मीन बाय आई कैप? ACMAP, जी। आई कैप मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, एंड एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड मैनेजर अकाउंटेंट्स पाकिस्तान। ओके। तो ये है जी इसका मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल कि ये डिफरेंट यूजर जो हैं वो इसको यूटिलाइज करते हैं। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स द डाटा ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड्स देन and draws the reports to communicate to them to the decision makers. तो
इसका जो मेन प्रिंसिपल हमने यहाँ पे देखा वो ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम तमाम इंफॉर्मेशन को फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जो कि हमारी एक ट्रांजेक्शन होती है वहां से स्टार्ट करता है, और उसके बाद फिर इसको प्रिपेयर करता है एक सिस्टमेटिक वे में, और प्रिपेयर करते हुए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक लेके जाता है, और उसके बाद फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन चीज़ों को यूटिलाइज करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, दीज आर यूज्ड बाय डिसीजन मेकर्स। A successful rather than useful accounting system should be designed in a such manner to give the blend of simplicity and be efficient and economical. आपका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको एफिशिएंट होना चाहिए, और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है जी। और however, an integrated information system should provide only that particular information which is needed by each responsible manager. बहुत इंफॉर्मेशन, अहम बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन किसी मखसूस मैनेजर को रिक्वायर्ड है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन के पास जानी चाहिए, उसके पास गैर जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो एक अच्छे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की खास बात ये होती है कि इसमें मुख्तलिफ यूजर्स को मुख्तलिफ एक्सेस दिए जाते हैं। हर यूजर को उसकी अपनी नीड के मुताबिक उसका एक्सेस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंटेंट है जिसका काम ये होता है कि उसने डाटा को एंटर करना है, डाटा को अपडेट करना है, तो उसका एक्सेस इसी बंदे के पास होगा। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है जिसने सिर्फ सेल्स को एंटर करना है, उसके पास सेल्स को एंटर करने का रिकॉर्ड हो का की अथॉरिटी होगी, या सेल्स रिटर्न की अथॉरिटी उसके पास होगी। ठीक है। इसी तरीके से मोबाइल, अच्छा, तो इसी तरीके से आपके जो डिफरेंट यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पार्टी है जो कि कैश को डील करती है, ठीक है, या अकाउंट रिसीवेबल्स को डील करती है। तो वो जो पार्टी होगी, या सॉरी वो जो मैनेजर होगा हो या जो ऑफिसर होगा, वो सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल को अगर डील करता है तो उसके पास जो एक्सेस होगा सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स के मुतालिक होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई पार्टी जो क्रेडिट को देख रही है, तो वो सिर्फ क्रेडिट को ही वो डील उसका एक्सेस उसके पास होगा, बाय उसके पास एक्सेस नहीं होगा। अच्छा, द accumulation of accounting data requires several forms methods and systems due to varying type of size and of the business activities and the growing needs of information. Developing um, developing some appropriate accounting information system has assumed greater significance during the current century. ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है कि मौजूदा दौर में इसकी जो सिग्निफिकेंस है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसकी इंफॉर्मेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। द डिसीजन मेकर्स यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक मोर वेल डिजाइंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम comprises of 6 basic principles as shown in the graph below। कि जी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके 6 प्रिंसिपल इसमें यूटिलाइज किए जाते हैं। नंबर 1, कंट्रोल प्रिंसिपल। हम इसको डिटेल में फर्दर आगे जाके देख लेते हैं ये कंट्रोल प्रिंसिपल से क्या मुराद है। उसके बाद है जी रेलेवेंस प्रिंसिपल। अच्छा, उसके बाद है कंपैटिबिलिटी प्रिंसिपल, देन प्रॉम्प्टनेस प्रिंसिपल, देन फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, एंड आखिर में कैश बेनिफिट प्रिंसिपल, या कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि जी व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल प्रिंसिपल। To control is a systematic effort of the management to achieve the objectives by conduct of business activities at predetermined plans. This is possible through devising internal controls which ensure adherence to the rules, procedures, and methods. The regular monitoring of activities through creation of reports under accounting information system lead to remove bottlenecks to improve the efficiency। बहुत अहम बात चीज ये है कि जी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने जितने भी ऑपरेशन हो रहते हैं उन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहती है।
जिन चीज़ों को वो कंट्रोल करना चाहती है उन तमाम चीज़ों को अगर प्रॉपरली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो वहाँ पर से उनको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल तभी किया जा सकता है कि जब आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर सेल्स बात करेंगे जी, हम ये देखते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं क्या उनका रिकॉर्ड करेक्ट है या कि नहीं। क्या हम सेल्स को सेल्स रिकग्निशन जो है वो क्या करेक्ट तरीके से कर रहे हैं या कि नहीं। अगर सेल्स सही तरीके से रिकग्नाइज की जा रही हैं, उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा सेल्स का डाटा कलेक्ट दुरुस्त होगा, करेक्ट होगा। अ, उसके बाद फिर चूंकि हमारे तमाम रेवेन्यूज की जो बुनियाद है, हमारे प्रॉफिट की जो बुनियाद है, वो सेल्स की दुरुस्त जो है वो रिकग्निशन के ऊपर है। अच्छा, इसके लिए भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि किस वक्त आपने सेल को कंसीडर करना है। उसके अलावा आपकी जो एक्सपेंसेस हैं क्या वो दुरुस्त तरीके से आपने पेमेंट कर रहे हैं। क्या आपके फॉर एग्जांपल आपकी यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं क्या वो दुरुस्त तरीके से पे हो रहे हैं या कि नहीं। अच्छा, इसी तरीके से आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस वो सही तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं या कि नहीं। तो ये जितने भी चीज़ें हैं आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो आपको एक कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को, प्रोसीजर्स को कंट्रोल कर सकें। और ये देखें कि कहीं उसमें लूप होल्स तो नहीं है, कि इसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उनको रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, उसके बाद है जी सेकंड प्रिंसिपल है कंट्रोल के बाद है रेलेवेंस प्रिंसिपल। व्हाट इज मीन बाय रेलेवेंस प्रिंसिपल? द मैनेजमेंट while taking business decisions require reports from the accounting information system which must disclose relevant and reliable details and information to promise better decisions. Therefore, the accounting information system should be designed to to capture the data, be understandable, and indicate the pertinent information relevant to the used need of मैनेजमेंट टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस। कि एक तो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मौजूद हो वो रेलेवेंट टू द यूजर नीड, कि जो यूजर की नीड है उसके मुताबिक वो रेलेवेंट रखते हो, उसके मुताबिक वो रेलेवेंट हो। ये नहीं है कि जी इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन दे दें। फॉर एग्जांपल एक क्रेडिट डिपार्टमेंट है, क्रेडिट सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको क्रेडिट सेल से ही मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, या उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारे जो रिसीवेबल टर्नओवर है वो कितना हाई है, कितना लो है, उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब उसको ये इंफॉर्मेशन तो नहीं चाहिए कि जनाब हमारी फॉर एग्जांपल हमने जो एसिड्स हैं वो कितने परचेज कर लिए हैं, कितने परचेज करने हैं। उनको एसिड से, फिक्स एसिड्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसकी जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ रेलेवेंट टू द पर्टिनेंट पर्सन या पर्टिनेंट स्पेसिफिक मैनेजर ही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ताकि वो बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके। अच्छा, तो सिंपल वर्ड में रेलेवेंट प्रिंसिपल से मुराद ये है कि जी हर मैनेजर तक उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या डाटा पहुंचना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जी कंपैटिबिलिटी प्रिंसिपल। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी टेलर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड consistently with the operative functions of the company. The compatible principle emphasize uniformity in designing the accounting information system in line with the nature of working of enterprise, like professional services, trading, or the manufacturing. Every type of enterprise would require accounting information in harmony with its functions. Thus, compatible principles of accounting information system would lead to generate useful reports for the management. हम ये कह सकते हैं जी कंपेटिबिलिटी प्रिंसिपल से कि ये आपकी जो शुड बी टेलर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड कंसिस्टेंटली विद द ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ कंपनी। कि सबसे पहले जो आपकी जो कंपनी है उसके जो मेन फंक्शंस होते हैं उसके साथ, मेन ऑब्जेक्टिव के साथ या मेन ऑपरेशंस के साथ जो है वो इन अलायंस में हो। उसके बाद उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ कंपेटिबल हो। ठीक है, तो उसके साथ कंपेटिबिलिटी विद कंपनी ऑब्जेक्टिव्स के साथ होनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हर मुख्तलिफ तरह की कंपनीज होती हैं। बाज़ कंपनीज होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं,
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डिफरेंट होती हैं। बाज़ कंपनीज होती हैं जो सर्विसेज से डील करती हैं, उनके बिजनेस की इंफॉर्मेशन वो ज़रा डिफरेंट तरीके से होती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि सीमेंट कंपनी है, तो सीमेंट कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जबकि एक कंपनी है जो कि शुगर मैन्युफैक्चर करती है, उसको शुगर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें डील करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से एक कंपनी है जो कि लॉ फर्म है। नॉर्मली तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं होती, लेकिन फर्ज करें कि जी कोई इस तरह की कंपनी आ जाती है जो लॉ से डील करती है, तो वो उस फील्ड में जाएगी, उस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जो कि लीगल के अलावा, हाँ, मतलब मुख्तलिफ तरह की कंपनीज है। मसलन पाकिस्तान में आप देखें कि सीमेंट इंडस्ट्री भी है, आपकी यूटिलिटी, हाँ, यूटिलिटीज के हवाले से है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है अगर कोई, तो उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन परटेन करेंगी वो इलेक्ट्रिसिटी से या बिजली से या फ्यूल से मुतालिक होंगी। अच्छा, इसी तरीके से ऑयल एंड गैस कंपनीज होंगी जो कि खुद ऑयल एंड गैस तो नहीं पैदा करी थी, वो वहाँ से ज़मीन से वेल्थ से वो हासिल करती हैं और उसको आगे रिफाइन करने के बाद सेल आउट कर देती हैं। या बाज़ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि खुद से ऑयल ड्रिलिंग तो नहीं करती, बल्कि वो ऑयल परचेज करने के बाद उसको मार्केटिंग करती हैं। जैसे अगर आप देखें, शेल पाकिस्तान जो है वो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। लेकिन पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो एक खुद से भी उसके ड्रिलिंग करती है, ड्रिलिंग करने के बाद उससे वो हासिल करती है, पेट्रोलियम मसनूआत हासिल करती है, उसको सेल आउट करती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारा प्रॉम्प्टनेस प्रिंसिपल। Sometimes the management needs to take the instant decisions in order to face some situation effectively. Thus, whether the accounting information system is developed manually or through electronic devices, it must flow the information reports instantly, timely, and in consonance with the deadline specificity, specifically by the management. Usually, the prompt flow of information is termed as essence of the accounting information system, as delay hampers quick decisions, which may be at least beneficial to the organization. हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत, लेकिन बहुत अहम सी चीज ये है। अ, जी, बहुत अहम बात ये है कि जी आपके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए। प्रॉम्प्टनेस से मुराद ये हुआ कि कितना जल्द अज जल्द आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके जो टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने ये कहा कि हमें ये बताएं कि जी आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है। ठीक है, तो आप फौरन से अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक करें और वहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को देख लें। वहाँ पर उसकी इन्वेंट्री को देखें और इन्वेंट्री टर्नओवर को रेशो को देख लें। वो आप या तो कैलकुलेट कर लें यहीं पर। अच्छा, इसी तरीके से आपको ये कहा जाता है जी एसेट यूटिलाइजेशन रेशो गुज़िश्ता 5 साल के दौरान कैसी रही है। तो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप गुज़िश्ता 5 साल का जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो अकाउंटिंग का एसेट का डाटा है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए और आपको क्विकली आपको देखना पड़ जाए, वो फ़ौरन मिल जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ये प्रॉपरनेस कैसे आएगी? तो यहाँ पर आपको पता है कि जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम्स। नंबर वन टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम एंड नंबर टू इज द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम। जी, जी बिल्कुल, एक्यूरेसी आनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो, अगर हम मैनुअल की बात करें तो उसके अंदर प्रॉम्प्टनेस नहीं होती। प्रॉम्प्टनेस मीन्स कि क्विकनेस, कि वो जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल जी, आपने ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है अगर आपने मैनुअली तैयार की हुई है तो इट मीन्स कि आपको मैनुअली वो डाटा मुख्तलिफ लेजर्स में से इकट्ठा करना पड़ेगा। जब आप मुख्तलिफ लेजर्स में से इकट्ठा करेंगे तो फिर मुख्तलिफ ईयर्स के हवाले से भी आपको चेक करना पड़ेगा कि हर साल का डाटा मुमकिन है कि आपको एक अलग अलग रजिस्टर में मिले। तो इस सूरत में फिर आपकी क्या लें कि जी प्रॉम्प्टनेस मुतासिर होगी। तो उसका बेहतर हल ये है कि अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको इन्वॉल्व कर दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी।
ओके, तो बेहतर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्रॉपर्टीज के बाद फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ओके जी, थोड़ा सा मुझे बताएं कि व्हाट इज मीन बाय प्रॉम्प्टनेस प्रिंसिपल। भाई इसमें थोड़ा सा 2-3 लाइनें लिखे कि प्रॉम्प्टनेस प्रिंसिपल से क्या मुराद है, क्या समझाइए आपको। कि प्रॉम्प्टनेस प्रिंसिपल, इसमें के अलावा अगर किसी को समझाइए तो वो लिखते हैं शाबाश। प्रॉम्प्टनेस, इकरा सॉरी बिस्मा, आप ये जो प्रॉम्प्टनेस है इसको जरा डिक्शनरी के मीनिंग देख लें, इसे क्या मुराद ले रहे हैं। अर्ली डिसीजन, ठीक है। अर्ली के बजाय अगर आप कहें क्विक डिसीजन। क्विक, क्विक डिसीजन, हाँ जी बिल्कुल, फौरन कोई फैसला करना। फिर ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि क्विक डिसीजन करना। अब क्विक डिसीजन कैसे पॉसिबल होगा। क्विक डिसीजन उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि आप फौरन वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, और वो इंफॉर्मेशन फौरन कलेक्ट करने के बाद अपनी जो टॉप मैनेजमेंट है उसके हवाले कर दें, वो उसको फॉरवर्ड कर दें। जी बिल्कुल जी। कशिफ, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि क्विक डिसीजंस वुड नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, कि उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होती, आप क्विकली फौरन डिसीजन कर लेते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जी प्रॉम्प्टनेस। जी शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त आपने समझा। आगे चलें फिर जी। प्रॉम्प्टनेस प्रिंसिपल से आगे हमारा कौन सा है जी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल। The flexibility principle of the accounting information system prescribe that it should be able to softly absorb changes in the quantum of activities and nature of transactions. It must conform to the changes in information needs of the management. Besides, the flexibility principles also envisages that it must be capable to absorb constantly the technical advancements, consumer taste, legal regulations, and competitors' pressure conveniently. तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर से क्या मुराद है। तो ये है कि जी ये सिस्टम ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वक्त के साथ साथ अगर कोई सिस्टम, अगर कोई तब्दीलियां आती जाती हैं तो हमें अपने सिस्टम के अंदर वो तब्दीलियां लाने की इजाज़त हो। हम इजीली उन जो नई चेंजेस आ रही हैं उनके मुताबिक रिएक्शन दे सकें। हम नई तब्दीलियां जो आने जा रही हैं उन तमाम इंफॉर्मेशन को, उन तमाम चेंजेस को हम एब्जॉर्ब करें और अपने आप को उसके मुताबिक रेजिलियंट कर दें, अपने आप को हम उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकें। तो इस सूरत में जो भी हम चेंजेस करते हैं नई न्यू इंफॉर्मेशन के मुताबिक, वो हमारे करने के लायक हो सकें, इसको हम कहते हैं जी फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसकी मिसाल यूँ ले लें कि अगर हालात जब तब्दील हो जाते हैं तो हम उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी अगर किसी वजह से सेल्स कम हो जाए तो हम अपने एक्सपेंडिचर को कोशिश करते हैं कि कम कर दें। हमारी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर किसी तरह की तब्दीली आ जाती है तो उस तब्दीली को हम अपने पास में एडजस्ट कर सकें, और इस तरीके से एडजस्ट करें कि उसकी वजह से हमारी कंपनी के ऑपरेशन मुतासर ना हो। इट मस्ट कंफर्म to the changes in the information needs of the management. Besides the flexibility principle in which it must be capable to absorb constantly the technical advancements, consumer taste, legal, मतलब ये कि ये जो चेंजेस होती हैं इसमें आपके हर तरह की एक्सटर्नल चेंजेस शामिल हैं। नंबर वन, आपकी टेक्निकल एडवांसमेंट की अगर किसी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ जाती हैं उसको भी इन्वॉल्व कर सके इसके अंदर।
अगर कंज्यूमर के टेस्ट के अंदर में तब्दीली आ जाती है, उसकी लाइक और डिसलाइक के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, तो उसको भी इसमें एब्जॉर्ब किया जा सके। फिर इसके अलावा लीगल रेगुलेशन में अगर कोई तब्दीली आ जाती है तो उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सके। और उसके अलावा कंपेटिटर की जानिब से अगर कोई सीधा का जो हमारा कहने कि उसका प्रेशर अगर होता है, उसको भी हम वो कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये था हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल जी। अ, किसी को कोई प्रॉब्लम? जी शाबाश। ओके। उसके बाद है जी कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। एवरी एक्टिविटी इन द बिजनेस इज एनालाइज्ड इन पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट वर्सेस इट्स बेनिफिट। बहुत सिंपल सी बात है जी, कि इफ दिस बेनिफिट एक्सीड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी इज अंडरटेकन while introducing any type of accounting information system, its operation and maintain must conform to the foregoing cost benefit principle. The preceding all the principles at A to E should also be gauged to the cost बेनिफिट प्रिंसिपल। अच्छा, सिंपल वर्ड में हम ये कहते हैं कि जी कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। कि जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को देखा जाता है कि आया हमारी जो कॉस्ट है वो हाई है या हमारे बेनिफिट हाई है। तो अगर हमारे कोई एक्शन करने से, कोई इंफॉर्मेशन, कोई काम करने से हमारे बेनिफिट ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट कम है, तो हम वो एक्शन करेंगे। अगर हमारे जो है वो हमारी कॉस्ट हाई है और बेनिफिट कम है, तो यकीनन हम वो काम नहीं करेंगे। तो हमारा जो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल को पूरा करता हो, उसकी बेनिफिट ज़्यादा हो, उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि जिसकी मदद से आपको फायदा इतना नहीं होता, जिसकी आपकी इसको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में फिर आपको वो उसको मेंटेन करने का बेनिफिट नहीं होता। अच्छा जी, ये तो होगी हमारे जी प्रिंसिपल्स हो गए, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सॉरी सॉरी हाँ जी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रिंसिपल। ये एक अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, कौन कौन से, और वो जो खसूसियात हैं वो किन प्रिंसिपल्स की तहत होनी चाहिए, तो वो हमने डिस्कस कर ली कि कंट्रोल होना चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए, कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल होना चाहिए कि कॉस्ट बेनिफिट को भी पूरा करते हो। ये ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो कि बेनिफिशियल हो। कि इस यहाँ तक अगर कोई ये जो पांच हमने ये जो बातें की हैं, प्रिंसिपल बयान किए हैं, इसमें अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लें, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें, इन्हीं के हवाले से सिर्फ। बस सिर्फ तीन बच्चों को क्लियर हुए, इट मीन कि बकाया को नहीं हुआ। ओके, रिजवान, कशफ, ठीक है, राबिया, जवेरिया, चलें बच्चों, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया तो। ओके जी, हम बात करते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। द कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम comprise working staff, records, procedures and methods, software and hardware of the computer equipment। एक अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर मुख्तलिफ जो है आपके कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं जी? दीज कंपोनेंट्स में आपकी शामिल हैं, नंबर वन आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन एलिमेंट। ये जो हमने ऊपर जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं 3.2 में, अ, इसमें इसको हमने अगर हम तीनों इन चीज़ों को अगर हम कैटेगराइज कर दें तो हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन हार्डवेयर, नंबर टू सॉफ्टवेयर एंड नंबर टू थ्री स्टाफ या ह्यूमन एलिमेंट।
तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो किसी हार्डवेयर के ऊपर होगा, फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर हो गया। और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए गए हैं वो इसके अंदर होंगे। और तीसरे नंबर पर उसको चलाने वाले ह्यूमन, यानी कि पीपल, एम्प्लॉइज, स्टाफ, वो ह्यूमन एलिमेंट है। तो ये तीन चीजें जो है वो मिलके एक अकाउंटिंग सिस्टम का की डेवलपमेंट करते हैं। The qualified and competent staff of accounting is recruited and trained according to the requirement of accounting information system of the organization. Proper record of accounting maintained, procedures and methods are deployed in the compliance to the discipline determined by the managers under uniform reporting system. सिंपल ये बता रहे हैं इसमें कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मिनट, बस थोड़ा सा इसको हम 8:10 पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 8:10 पे कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इसको जितना मैक्सिमम हम कर सकें। उसके बारे से अगर आपको भी क्वेश्चन हो तो मुझे लिख के रख लीजिएगा, कल हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो सिंपली हम ये कहते हैं जी, कंपोनेंट से मुराद देते हैं स्टाफ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो स्टाफ जो है वो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर उन हार्डवेयर के ऊपर काम करता है। और मकसद ये होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके, ताकि हमारी जो एक बिजनेस है वो फ्रॉम स्क्रैच, यही एक ट्रांजैक्शन से लेके आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन तक हमारा प्रॉपरली फंक्शन करता रहे, ताकि उसकी मदद से जो इंफॉर्मेशन हासिल हो, उनकी मदद से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, खा वो इंटरनल स्टेक होल्डर हो या एक्सटर्नल हो, वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर सकें। अ, अभी बच्चों आप अपने पास से कुछ अल्फाज, कुछ टर्मिनोलॉजी नोट कर लें, मैं आपको लिखा देता हूँ, इनको नोट कर लें, बाद में आपसे ये डिलीट हो जाएंगी। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, आपने ये करना होगा कि जो मैं आपको अल्फाज लिखाऊंगा, आपने उसको गूगल पे सर्च कर लेना है। ठीक है, उसमें देखें कि इससे क्या मुराद है, और इसका जो ताल्लुक है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ क्या होता है। ठीक है, और अकाउंटिंग सिस्टम के साथ क्या है, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, और फर्दर ये कि जी, यूजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, सोर्स डॉक्यूमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत अहम चीज़ ये है कि जी, व्हाट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। द सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द फंडामेंटल एविडेंस ऑफ एन अकाउंटिंग इवेंट। देखें जी, जब भी कोई अकाउंटिंग इवेंट अकर करता है तो कोई ना कोई उसकी सोर्स डॉक्यूमेंट होगी, और उस सोर्स डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर फिर हम एक ट्रांजैक्शन जो है वो उसको जनरलाइज करेंगे। पहले तो हम उसको क्या करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगी, उसकी बेस पे हम ये देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे पास अंडरस्टैंड हो जाएगी, तो उसी बाद फिर हम देखेंगे कि इसके साथ क्या किया जाए। यहाँ पर हमारे डेबिट एंड क्रेडिट प्रिंसिपल हमें क्या कहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन के साथ क्या किया जाए। सोर्स का मतलब होता है जी इकरा, इसका मतलब है माखज, कहाँ से वो चीज़ चली है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने बिजली का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपका आ जाता है जी, 10,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो आपने कंपनी का बिल पे करना है जी, 10,000 रुपये। लेकिन अब आपके पास वो
कहाँ से पता चला कि आपका बिल 10,000 रुपये आया है? तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपकी बिजली है, फॉर एग्जाम्पल, आपको वापडा की तरफ से जो बिल रिसीव हुआ है, वो आपको बताएगा कि आपका 10,000 रुपये बिल है, कि आपने विद इन ड्यू डेट आप इसको पे करेंगे तो 10,000 रुपये आया है। और मुमकिन है कि अगर आप तो सर डिले कर देते हैं, ड्यू डेट के बाद जमा कराते हैं, तो वो 10,500 हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी सोर्स डॉक्यूमेंट होगी वो बिल, जो कि वापडा ने इशू की है। इसी तरीके से आपने कोई चीज़, जी इकरार ज़राए इसको आप कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई चीज़, प्लांट मशीनरी परचेज की है, ठीक है, तो जब आप प्लांट मशीनरी परचेज करेंगे तो उसकी भी आपको एक इनवाइस मिलेगी। वो जो इनवाइस मिलेगी, उसको हम कहेंगे कि ये आपकी सोर्स डॉक्यूमेंट है। ज़रा इनवाइस मीन रसीद, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, कि आपने अपने जो शॉपकीपर था, या जो शॉप थी जहाँ से आपने वो प्लान वो शेयर परचेज की है, या जो सप्लायर था उससे जो आपने जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, तो उसके अगेंस्ट उसने कोई ना कोई रसीद दी होगी। वो रसीद जो है वो उसकी सोर्स डॉक्यूमेंट होती है। ओके, सबको समझ आ गई है सोर्स डॉक्यूमेंट की? किसी को नहीं आई तो वाउचर कह सकते हैं, वाउचर भी। इसमें वाउचर तो एक मखसूस टर्म है ना। अब उसमें जनरल टर्म इसको हम यूज कर लेते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के। वो फर्ज मेरा बिल है ना, बिल को हम यूटिलिटी, बिजली का बिल हो गया, स्विग गैस का बिल हो गया, अच्छा इसी तरीके से टेलीफोन का बिल हो गया, तो ये अच्छा, या सेल्स इनवाइस होगी, परचेज आपकी, ये तमाम चीजें जो हैं वो आपकी सोर्स डॉक्यूमेंट होती हैं। और जब आपके पास ये चीजें आ जाती हैं, उसके बाद फिर आपने उसकी बेस पे डिसीजन करना है कि ये व्हाट इज द नेचर ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कि इस ट्रांजेक्शन की नेचर क्या है, उसके बाद आपको पता चलता है। और उसके बाद फिर आप इसके डेबिट क्रेडिट रूल्स को यूटिलाइज करते हैं। अच्छा बच्चे, एक बात तो बताओ, ये डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या है? मैं काफी देर से ये बात का जिक्र कर रहा हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, ये क्या है? हाँ जी, व्हाट इज मीन बाय डेबिट क्रेडिट रूल्स? बताएं जी। डेबिट क्रेडिट रूल्स। भाई ये क्या चीज होती है डेबिट क्रेडिट रूल्स? ये बात स्टूडेंट्स हैं वो कुछ गैर जरूरी किस्म की ऐड करें, बेटा ये काम ना करें, ये काम ना करें, ना मुनासिब है। ठीक है, शाबाश। ये मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपनी। शाबाशी ना करें। अगर हो सके तो डिलीट कर दें इसको, ये जो आपने अभी की है। लगता है आप क्लास की बजाय जो है ना वो ट्रेडमिल के लिए बैठे थे।
अच्छा बच्चों, ये याद रखो, कोई चीज समझ नहीं आती ना तो आपके पास गूगल हाजिर है, तो इसको आप देख लिया करो। मैं आपको एक छोटा सा एक तावीज लिख के देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक तावीज में लिख के देता हूँ जो आपको बताएगा डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, बल्कि मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए बच्चों, डेबिट क्रेडिट रूल्स ये होते हैं कि वो कौन सी चीजें होती हैं जिनको हमने वो कौन सी ट्रांजेक्शन हैं जिनको हमने डेबिट करना है, और वो कौन सी ट्रांजेक्शन है जिनको हमने क्रेडिट करना है। इन चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। मैं मिसाल लेता हूँ जी। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस नोट कर लें अपने पास, इसको नोट कर लें। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, के एसेट्स और एक्सपेंसेस में इजाफे को डेबिट किया जाएगा। एंड इनकम लाइबिलिटी कैपिटल, इनकम लाइबिलिटी एंड कैपिटल, इन सब को हम क्रेडिट करेंगे। जी, मैं आप यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ। एसेट्स एंड assets and expenses will be debited। अच्छा, अब समझ आ गई है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, सॉरी एक चीज मैं इजाफा करना भूल गया, ऑन इंक्रीज। मैं दोबारा से नोट कर देता हूँ। बस ये 20 मिनट पर इसको कंप्लीट कर देंगे। डोंट वरी। ठीक है, जवेरिया। 7 8 20 पे कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी, भागना नहीं आपको। अच्छा, अब आप ये, बल्कि आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय डेबिट एंड व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट, ये क्या चीज है? जी, डेबिट एंड क्रेडिट से क्या मुराद है? व्हाट इज मीन बाय डेबिट एंड व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट? डेबिट प्रेजेंट दी लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। ओके ओके ओके, शोज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ डेबिट, मीन देने वाला कितना टाइम रह गया है क्लास खत्म होने में। तो बेटा जी, क्लास होने में 5 मिनट रह गए हैं। ठीक है, 5 मिनट सिर्फ, ठीक है? आपने सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ना बताता हूँ इसकी क्या मीनिंग है।
जी, ये जो आपने मोस्टली मीनिंग लिखे हैं, कोई कह रहे हैं कि डेबिट मीन, क्रेडिट मीन्स लेने वाला, डेबिट मीन्स देने वाला, वगैरह वगैरह। अह, इसके बाद ये है, नहीं जी, ये ऑन द ट्रांजेक्शन, ठीक है, जर्नल एंट्री की। अगर आप जर्नल एंट्री जब करते हैं ना बच्चों, तो आप ना वहाँ पर फर्ज करें कि जी आपने एक एंट्री करते हैं, कैश टू कैपिटल की करते हैं, ठीक है। डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड, और भाई डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड, और क्रेडिट मीन्स राइट साइड। राइट साइड पे क्रेडिट है, ठीक है। तो फर्ज करें आपने जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपने कैश लेके आए, ठीक है। कैश लेके आए, तो आपने उसकी जो है ना देखने हैं कि जी कैश, जब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो फर्स्ट है 1 लाख रुपया कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे की जाएगी, कैसे जर्नल एंट्री की जाएगी? तो ये मैं फाइंड करने के लिए हमने ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना होगा। तो ट्रांजैक्शन का जब एनालिसिस करेंगे तो हमें पता ये चलेगा कि कैश लेके आए हैं, तो सबसे पहले आपकी कैश में इजाफा हो गया है। तो कैश क्या चीज़ है? नहीं, अपना क्या नाम है आपका, बिस्मा, ये लेने वाला नहीं होता। क्रेडिट मीन्स यहाँ पर याद रखो, अकाउंटिंग की जब हम यूज करेंगे, अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पर अब लेने देने वाला नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट और राइट है, ठीक है। तो हम दोबारा अपने बात उस पे आ जाते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो आपके पास कैश आ गया। अब ये जो कैश है, दिस इज एन एसेट, और एसेट में जब इजाफा किया जाता है तो उसको हम कहते हैं जी डेबिट। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स उसको हम डेबिट करते हैं। इसी तरीके से अब वो जो 1 लाख रुपए कैश की सूरत में आया है, वो क्या चीज़ है? तो ये हमारा कैपिटल है, हमारा सरमाया है। तो सरमाया जो होता है, अगर हम डेबिट क्रेडिट रूल्स को देखें, तो सरमाया या जो कैपिटल होता है उसको हमने क्या करना होता है? इजाफा होने पे हमने क्रेडिट करते हैं। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस विथ RS 100,000। तो एंट्री बनेगी आपकी, कैश अकाउंट 100,000 टू कैपिटल अकाउंट। ये देखें, ये देखें जी, ये आपके पास एंट्री हो गई है, कैश अकाउंट 100,000 टू कैपिटल 100,000। ये अब आप नोट कर लें कि कैश एसेट में इजाफा हुआ तो हमने 1 लाख रुपया से डेबिट किया, ये हमने लेफ्ट साइड में लिखा, ठीक है। और टू कैपिटल हमारा क्रेडिट किया, तो उसको हमने राइट साइड पे लिखा। तो दिस इज मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट रूल। ठीक है बच्चों जी। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक समझ आ गई है डेबिट क्रेडिट रूल्स के हवाले से। आपने एक काम ये करना है कि कल आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आना है, ठीक है। अ,
ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह कल क्लास में स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह कल से हमारी स्टार्टिंग होगी इनपुट डिवाइसेस की मदद से। सोर्स डॉक्यूमेंट तो हमने कर लिया, कल हमने इनपुट डिवाइसेस से स्टार्ट करेंगे। और बाकी आपने जो स्टडी करके आना है, एक तो प्रीवियसली हमने जो कुछ भी चैप्टर 3 को हमने स्टडी किया है, बल्कि पूरे चैप्टर 3 को आपने स्टडी करके आना है। ठीक है। और अगर मुझसे आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से वो कर दूंगा, आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपने ये करना है कि वो क्वेश्चन अपने पास MS वर्ड में टाइप करके ना वहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर दें इसके ऊपर, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको वो कल रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है। तो इस वाले से कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ लीजिएगा। बाकी कल हम इसको स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइसेस से। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज करते हैं जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा। ओवरऑल बच्चों, आई होप कि आपको, मैंने तो कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे आप जो है वो बता दें कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, मैं चला आपको बता दूँ। थैंक यू जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।